जो टॉपिक है हमारा 16.1 हम कर चुके हैं। तो ये हम ना कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं 16.2 के लिए। 16.2 एक्सरसाइज के लिए जो भी कॉन्सेप्ट्स हमको चाहिए वो हम सीख रहे हैं। आज थ्योरी चलेगी, ठीक है। आज हम कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन शायद ना करें, कॉन्सेप्ट चलेगा, बस थ्योरी हम सीखेंगे। इसमें से मैक्सिमम हमको पता है ऑलरेडी, बट फिर भी एक बार ऑफिशियली एक जगह पे उसको लिख लेना चाहिए। जैसे इवेंट में पूछूं, इवेंट क्या होते हैं, सबको पता है इवेंट क्या होता है, बट डिफाइन करने को बोला जाए तो शायद सोचना पड़ जाएगा इवेंट का डेफिनेशन क्या देंगे। इवेंट होता क्या है पहले वो समझ लो। वैसे आता सबको है, बट फिर भी एक बार ऑफिशियली डेफिनेशन होनी चाहिए। जैसे मान लो एक डाइस को थ्रो करते हैं, एक डाई को थ्रो करते हैं, तो डाई को जब थ्रो किया तो क्या क्या आउटकम होंगे? 1 2 3 4 5 6, है ना। तो वो जो 1 2 3 4 5 6 है उसको कॉमा से अगर सेपरेट कर ले तो ये बनता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, डाई को थ्रो करेंगे तो कोई भी आ सकता है। ओके, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। तो ये एक सेट होता है, सैंपल सेट होता है। ये सैंपल स्पेस जो होता है वो भी एक सेट होता है, इसीलिए उसको कर्ली ब्रेसेस में हमने लिखा है। थोड़ी सी सेट थ्योरी की बातें भी होंगी इसमें। तो ये हमारा सैंपल स्पेस है, इसको क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। वो क्लियरली बताता है कि किस टाइप का एक्सपेरिमेंट है हमारा। तो अगर हम डाई को थ्रो कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारा सैंपल स्पेस है। अब देखो, मैं बोलूं एक इवेंट फॉर्म करो, मैं एक इवेंट डिफाइन करता हूं, E1 मान लो। इस इवेंट में मैं क्या क्या लेने वाला हूं, तो मैं बोलूं प्राइम नंबर को लेना है, ठीक है। तो इसमें कितने फेवरेबल आउटकम्स होंगे इस इवेंट के लिए? जैसे प्राइम नंबर कब कब आएगा? 1 आएगा तो प्राइम नहीं होगा, क्योंकि 1 तो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है और 5 प्राइम नंबर है। ओके, तो E1 जो इवेंट है वो भी हमने सेट के फॉर्म पे लिख लिया। ये हमारा इवेंट है E1। ये जो हमने लिखा है ना प्राइम नंबर आउटकम हो, वही हमारा इवेंट है। हमने एक दूसरा इवेंट बनाया। इस इवेंट को हम डिफाइन करते कैसे करते हैं? इवन नंबर आउटकम होना चाहिए। बताओ इवन नंबर कैसे बनेंगे? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा तो ही बनेंगे। मैं एक तीसरा इवेंट डिफाइन करूं, मैं कुछ कंक्लूड करना चाहता हूं इसलिए इतने सारे इवेंट ले रहा हूं। तो एक तीसरा इवेंट डिफाइन करें, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर में क्या क्या लेंगे? 1 3 5। एक चौथा इवेंट भी डिफाइन करते हैं, वो रखते हैं कंपोजिट नंबर का। कंपोजिट नंबर का तो उसका क्या क्या होगा? कंपोजिट क्या क्या होंगे इसमें से? 4 और 6, ठीक है। जितने भी चाहे इसमें से बना लो। ये सारे के सारे ध्यान से देखो, E1 E2 E3 E4, ये सारे S का सबसेट है। सबसेट समझते हो ना? ये E1 E2 E3 E4 जितने भी हैं, ऑल आर सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सबसेट का मतलब समझते हो सारे? किसी भी सेट में अगर n यस सर। एलिमेंट्स हैं तो 2 का पावर n उसके सबसेट बनते हैं। सब पता है ना, पढ़े होगे, 11th में ही है, चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में ये सब किया था हमने, है ना। तो ये सारे के सारे क्या है? सबसेट है। यही होती है डेफिनेशन इवेंट की। इवेंट की डेफिनेशन यही होती है, क्या? वो सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। तो लिखते हैं डेफिनेशन इसकी। एन इवेंट, अभी लिखोगे नहीं, ठीक है, आज थ्योरी चलेगा, बस ये सब चलेगा। तो सुन लेना, समझ लेना, क्योंकि ये सब दिमाग से निकल जाता है। एन इवेंट can be defined as the subset of any sample space. इवेंट क्या होता है? वो सबसेट का, सॉरी, सैंपल स्पेस का एक सबसेट होता है। अब इसी में अगर हम इम्पॉसिबल इवेंट को डिफाइन करें, इम्पॉसिबल इवेंट को अगर डिफाइन करें इसी के अंदर, क्योंकि इवेंट ये भी होता है, इम्पॉसिबल इवेंट भी एक इवेंट है। तो एक नया बनाते हैं, एक नया इवेंट बनाते हैं। आउटकम जो होगा वो हमारा अ नंबर मोर देन 6,
चलो बताओ, अगर हम डाई को थ्रो करें तो 6 से बड़ा कोई नंबर आएगा? चांस ही नहीं है। तो ये क्या होगा? वॉइड सेट होगा, नल सेट होगा। ये सब वर्ड नाम सुना होगा पहले, याद है कि नहीं याद है? या तो इसको ऐसे लिखते हैं, या फिर एक और वर्ड, एक और लेटर से, एक और रिप्रेजेंटेशन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फाई, नल सेट या फाई सेट, नल सेट या वॉइड सेट बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो ये जो होगा ना, ये हमारा इम्पॉसिबल इवेंट है। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, कैसे डिफाइन होता है? देखो, फॉर एनी सैंपल स्पेस, इसकी भी प्रॉपर डेफिनेशन, फॉर एनी सैंपल स्पेस S, मान लो सैंपल स्पेस S हो, phi is also a subset। तुम्हें पता है ना, phi भी सबसेट होता है। जैसे एक सेट हम बनाएं, उसमें एलिमेंट है 1 एंड 2, कितने सबसेट बनेंगे इसके? 2 का पावर 2, 4 सबसेट बनेंगे ना। क्या क्या होंगे वो? 1 2, एक तो खुद होगा 1 एंड 2, और चौथा क्या होगा? 5। ये 4 सबसेट बनते हैं, 5 भी एक बनता है ना। तो किसी भी सैंपल स्पेस का 5 भी एक सबसेट होता है। मतलब हर एक सैंपल स्पेस के लिए हम इम्पॉसिबल इवेंट भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? उसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको छोड़ के कुछ और बोल दो। जैसे सैंपल स्पेस में जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको छोड़ के कुछ भी बोल दो, वो तो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, है ना। फॉर एनी सैंपल स्पेस S, phi इज ऑल्सो अ सबसेट। ठीक है, phi भी उसका सबसेट है। अब अगर सबसेट है, देखो यहां पे ये सबसेट है। मैंने बोला इवेंट कैन बी डिफाइंड एज द सबसेट ऑफ एनी सैंपल स्पेस। तो इवेंट क्या होता है? सैंपल स्पेस का सबसेट है। और अगर हम ये बोल रहे हैं कि फाई भी सबसेट है, तो कहने का मतलब ये भी एक इवेंट होगा। सो इट विल बी एन इवेंट कॉल्ड एज इम्पॉसिबल इवेंट। ये एग्जाम्पल सारे एक साथ लिख लेना, ठीक है। ये वाला जो एग्जाम्पल है ना राइट साइड का, जब सारी डेफिनेशन खत्म हो जाएगी फिर लिख लेना एक साथ। ये हो गया इम्पॉसिबल इवेंट। अब देखो श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है? जो होगा ही होगा, ऑलवेज होगा, कभी फेल नहीं करेगा। अच्छा मैंने मिटा दिया इसको। देखो समझ लो, इसी में समझ लो, मैंने जो एग्जांपल अभी लिखा था जस्ट थोड़ी देर पहले, इसी में मैं तुम्हें श्योर इवेंट भी बता देता हूं। कोई सैंपल स्पेस है, मान लो 1,2, कोई सैंपल स्पेस है 1,2। अब मैं बोलूं कि 1,2 का आउटकम चाहिए मुझे, कोई इवेंट बनाए जिसमें हम इन्हीं को ले लें 1,2 के, ये तो श्योर इवेंट हो गया। मतलब ये जो सैंपल स्पेस है वो खुद भी उसका एक सबसेट होता है। कहने का मतलब जो सैंपल स्पेस में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे हम लिख दें, तो ये 1,2 यहां पे लिखा है ना ब्लैक सर्कल में, तो ये सैंपल स्पेस खुद का भी सबसेट होता है ना। जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे भी हो जाएंगे इसके अंदर, सबसेट के अंदर हो जाएंगे। ओके, तो फॉर एनी सैंपल स्पेस, for any sample space, the sample space itself, the sample space itself is a set, is a subset। सैंपल स्पेस खुद का एक सबसेट तो होता ही है, इसी वजह से अगर सबसेट हो गया तो ये भी इवेंट है। ऐसे इवेंट को therefore it is a sure event, it is called as sure event। इसको हम क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये एग्जांपल देखो, मैं E6 एक नया इवेंट बनाता हूं। E6 में क्या करना पड़ेगा? सारे लेने पड़ेंगे। ये हमारे सारे एग्जांपल हो गए। यहां तक क्लियर बोलो? यस सर। ठीक है। देखो कुछ और डेफिनेशन छोटी छोटी कर लेते हैं इधर।
अब यहां से एक नया डेफिनेशन का टाइप शुरू हो रहा है। ये तीनों के एग्जांपल इधर से लिख लोगे। अब देखो सिंपल इवेंट क्या होता है। सिंपल इवेंट जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट ले लो, कोई भी एक्सपेरिमेंट ले लो, उसमें सैंपल स्पेस का केवल वन एलिमेंट अगर हम ले लें एज एन इवेंट, उसको बोलते हैं सिंपल इवेंट। जैसे मान लो हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, दो कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं। मैं पहले इसका समझा देता हूं, फिर डेफिनेशन लास्ट में लिखेंगे। जैसे मान लो लेट अस टॉस टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली। दो कॉइन्स को एक साथ टॉस करो एंड द आउटकम्स जो होंगे उनको नोट करो। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? अगर दो कॉइन्स को एक साथ टॉस कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, यही चार आउटकम बनेंगे 2 का पावर 2। अब मैं बोलूं एक इवेंट डिफाइन करूं E1, उसमें बोलूं कि सिर्फ एक ही एलिमेंट है H, H। एक दूसरा इवेंट डिफाइन करूं H, T। एक तीसरा इवेंट डिफाइन करूं T, H। और एक चौथा इवेंट डिफाइन करूं T, T। तो ये चारों जो बन रहे हैं वो ध्यान से देखो, सैंपल स्पेस का सिर्फ एक एलिमेंट के साथ बन रहा है। सैंपल स्पेस का पहला एलिमेंट क्या है? HH। दूसरा एलिमेंट क्या है? HT। तीसरा एलिमेंट TH। चौथा एलिमेंट TT। तो चार एलिमेंट हैं। तो ये जो चार बने हैं वही चारों होंगे सिंपल इवेंट। अब मुझे बताओ, अगर ये वाला सैंपल स्पेस हो तो इसके लिए कितने सिंपल इवेंट बन जाएंगे? 6. 6। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उन सबको बारी बारी लेके बना सकते हैं, है ना? तो सिंपल इवेंट की डेफिनेशन देखो कैसे लिखी जा रही है। इफ द इवेंट E मान लो कोई इवेंट है, हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट। सैंपल स्पेस में जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको सैंपल पॉइंट बोलते हैं। इसको मैं ब्रैकेट में भी लिख देता हूं, दैट इज सैंपल पॉइंट का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्स ऑकरिंग इन सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में जो भी एलिमेंट्स अकर हो रहे हैं वो सारे के सारे सैंपल पॉइंट कहलाते हैं। जैसे HH क्या है? सैंपल पॉइंट है। HT क्या है? सैंपल पॉइंट है। ये सारे सैंपल पॉइंट है। तो इफ द इवेंट E हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट, one sample point of any sample space, that event is called as simple event। उसको सिंपल इवेंट कहते हैं। जैसे ये चारों एग्जांपल है। एग्जांपल में क्या करना? यहां से लिखना शुरू करना। एग्जांपल यहां से लिखना, एग्जांपल इजी। और ये डेफिनेशन जो है छोटी सी यहां तक, और फिर ये चारों। एक कंपोजिट इवेंट भी होता है, या कंपाउंड इवेंट बोलते हैं उसको। वो देखो क्या होता है, छोटा सा है, वो भी समझ लो, फिर एक साथ लिख लेना। कंपाउंड इवेंट या कंपोजिट इवेंट बोलते हैं। कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट में सिंपल इवेंट नहीं होते हैं, ठीक है? तो कंपाउंड इवेंट में क्या होता है? इफ एन इवेंट हैज more than one sample point, it is called more than one sample point of any sample space। ये भी ध्यान रखना,
ये नहीं कि इस सैंपल स्पेस का ले लिया, उस सैंपल स्पेस का नहीं, एक ही सैंपल स्पेस का लेना है. If an event has more than one sample point, it is called as कंपाउंड इवेंट. जैसे मान लो इसी एक्सपेरिमेंट का मैं बना लूं, E5 एक एग्जांपल बनाऊं, E5 एक एक्सपेरिमेंट बनाऊं, और इसको डिफाइन कैसे कर रहा हूं मैं? सेम आउटकम. सेम आउटकम मतलब या तो हेड हेड हो या टेल टेल हो, ये सेम हो जाएगा. और एक E6 बनाऊं, उसको बोल दूं डिफरेंट आउटकम. डिफरेंट आउटकम मतलब पहला वाला H दूसरा वाला H नहीं होना चाहिए, और पहला वाला T तो दूसरा वाला T नहीं होना चाहिए. तो देखो इसमें दो दो हो गए, है ना. एक सैंपल पॉइंट तो लिया नहीं, दो सैंपल पॉइंट ले लिया. ये सारे के सारे RHS पे जो मैंने बनाए हैं वो कैसे इवेंट है? कंपाउंड इवेंट है. ओके, ये सारे के सारे कंपाउंड इवेंट है. तो आई होप ये सब क्लियर है यहां तक. कॉपी करो इसको जल्दी से, फिर कॉपी करके इन्फॉर्म करो, हम आगे चलेंगे. तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. इसको भी हम जानते हैं, क्लास 10th में पढ़ा है, बट अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं? तो देखो इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. डेफिनेशन क्या है, फिर इसको समझ लेंगे. फॉर एनी इवेंट ई कोई भी इवेंट हो, कोई सा भी इवेंट हो, देयर एग्जिस्ट एन इवेंट, या तो ई डैश या फिर ई पे बार, दोनों का मतलब सेम है. ई अगर डिफाइन है तो ई डैश क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा. फॉर एनी इवेंट ई देयर एग्जिस्ट एन इवेंट ई डैश और ई बार कॉल्ड एज complementary event, called as complementary event. It is also called not E. ये वर्ड भी बहुत फेमस है, नॉट E. एक तो प्रोबेबिलिटी निकालो E का, और दूसरा प्रोबेबिलिटी नॉट E का, मतलब E डैश का. ठीक है, अब समझो इनको होते क्या है ये. इसे मान लो हमने एग्जाम्पल में एक कॉइन को टॉस किया 3 times. टॉसिंग अ कॉइन 3 times. कॉइन को 3 टाइम टॉस किया तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 2 का पावर 3 8. तो इसका सैंपल स्पेस बनाया जाए. सैंपल स्पेस बनाना बहुत इजी है, मैंने ट्रिक बताया है सबको. 4 कॉइन को भी टॉस करना, 5 कॉइन, जितने कॉइन मन करे टॉस करते रहो, सारे आउटकम्स लिख सकते हो बहुत इजीली. वो ट्रिक भूल मत जाना. ठीक है, तो मैं लिखता हूं भी डायरेक्टली. पहला आउटकम, फिर दूसरा, फिर तीसरा और चौथा. फिर पहला मतलब पांचवा, फिर छठा, और ये हो गया लास्ट. 8 आउटकम्स होंगे टोटल. अब क्या है, मैं कुछ इवेंट बनाता हूं. ठीक है, देखो मैं एक इवेंट डिफाइन करता हूं. ये इवेंट मैंने कैसे डिफाइन किया है? इस इवेंट को मैंने डिफाइन किया है ओनली वन हेड्स अपीयर. केवल एक हेड अपीयर होना चाहिए. तो इस इवेंट में, कंपाउंड इवेंट है ये, केवल एक हेड अपीयर होना चाहिए. तो बनाओ जरा कौन कौन से इसमें से हमारे लिए फेवरेबल होंगे. केवल एक हेड वाले मैं सर्कल करता हूं. ठीक है, ये वाला फेवरेबल होगा, ये फेवरेबल होगा, ये फेवरेबल होगा. इसके अलावा कोई भी देख के बताओ फेवरेबल होगा क्या? फेवरेबल मतलब इनमें से जो आ जाएगा तो ये इवन कंप्लीट हो जाएगा, ये इवेंट कंप्लीट हो जाएगा. फेवरेबल कहने का मतलब, जैसे ये 3 पहले मैं लिख लूं, मैं बोलूं कि मैंने एक इवेंट डिफाइन किया है, ओनली हेड आना चाहिए. तो इन तीनों में से कोई सा भी आ जाएगा तो मेरा ये जो ई मैंने डिफाइन किया है ना, वो इवेंट कंप्लीट हो जाएगा. तो वो होते हैं फेवरेबल आउटकम्स. इस इवेंट के कंप्लीट होने के लिए कौन कौन से फेवरेबल आउटकम्स हैं? तो वो सारे आउटकम जिसमें केवल एक हेड होगा.
क्योंकि उनमें से अगर कोई आ जाएगा तो हम बोलेंगे ना इवेंट कंप्लीट हो गया मेरा, ठीक है। तो ये फेवरेबल आउटकम इनको बोलते हैं। तो HTT, THT, TTH ये क्या होंगे हमारे फेवरेबल आउटकम होंगे ओनली वन हेड के लिए, वन हेड। ओके, एक और इवेंट है मेरे पास इसी इवेंट से लिंक करता हुआ, ध्यान से देखना। एक दूसरा इवेंट बनाता हूं E डैश या फिर E पे बार, और इसको मैं कैसे डिफाइन करता हूं, एक हेड ना आए ये बोलना चाहता हूं मैं, ठीक है। तो मैं कैसे बोलूंगा इसको, या तो बोलूंगा नो हेड्स या फिर मोर देन वन हेड्स, ऐसा बोल दूं। कोई भी हेड्स ना आए या फिर एक से ज्यादा हेड आए, दोनों में से कोई भी हो जाएगा तो मेरा मतलब इन तीनों को तो यूज नहीं करना है मुझे। अब इसके जो आउटकम्स होंगे फेवरेबल आउटकम्स वो क्या क्या होंगे, नो हेड्स वाला मतलब ये लास्ट का TTT भी लेंगे, और मोर देन वन हेड वाला तो सबसे पहला ट्रिपल एच, ट्रिपल एच। WWE देखते हो तुम लोग? अरे आरुष, आरुष हाँ जी सर। WWE देखते हो? सर क्या? WWE देखते हो, रेसलिंग? हाँ जी सर, हाँ देखता था पर अब सर देखता नहीं हूँ। ट्रिपल एच का नाम सुना ही होगा। हाँ जी सर, ट्रिपल एच। तो अभी नाम याद आ गया मुझे ट्रिपल एच से। चलो कोई नहीं। तो देखो E डैश और E पे बार ये 5 होंगे। क्या क्या होगा जो ब्लैक से सर्कल नहीं है सैंपल स्पेस में, तो ये 3 और ये 5। पहली चीज तो ये चेक करो कि इन दोनों को मिला के क्या हमारा सैंपल स्पेस कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सैंपल स्पेस कंप्लीट नहीं हुआ तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट नहीं बनेगा, इस बात का ध्यान रखना। मतलब कहने का ये है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट तभी होगा जब E यूनियन E डैश ये सैंपल स्पेस बन जाएगा। कोई भी इवेंट मान लो हमारा A और B, जैसे मान लो ये तो हमारा सैंपल स्पेस हो गया, A और B आर any two events such that A यूनियन B अगर S हो जाए, S मतलब सैंपल स्पेस हो जाए, और A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B फाई हो जाए। A यूनियन B सैंपल स्पेस बन जाए, A इंटरसेक्शन B फाई बन जाए। फाई मतलब कोई भी ना हो। देखो इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, चेक कर लो। इन दोनों में कोई भी नहीं है, चेक कर लो। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है। तब जाके A और B क्या बनते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बन जाते हैं। तो इस केस में हमारा E डैश और E पे बार जो लिखा है हमने, इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट नोट करके लिख देता हूं मैं यहां पे, E डैश या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है खुद। अगर अगर मतलब कोई इवेंट बनाना है, जैसे मान लो मैं सैंपल स्पेस लिख दूं, ये S मैंने लिख दिया है, और मैं बोलूं E डैश निकालो, E डैश का अकेले खुद में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जब तक इवेंट डिफाइन नहीं होगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट नहीं बना सकते। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट किसका बनाएंगे, कोई इवेंट तो दो कि उसके बचे हुए एलिमेंट्स को मैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में डालूं। तो जब तक इवेंट डिफाइन नहीं होगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का खुद से अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो मैं इसको लिख देता हूं, there is no separate existence of complementary event। सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का, और रीजन बहुत ही ऑब्वियस है, ठीक है। रीजन बहुत ही ऑब्वियस है, सबको याद रहना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। कोई भी सैंपल स्पेस बनाए और ई डैश नहीं बना सकते। ई डैश तो तब बनाएंगे जब ई मिलेगा। ई मिल जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, वो एलिमेंट ढूंढेंगे जो ई में नहीं हो लेकिन एस में हो, वही तो होंगे सैंपल ई डैश, है ना, वही होंगे ई डैश में। देयर इज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इट इज डिफाइंड ओनली व्हेन
it is defined only when event E, ऐसे लिखते हैं, E वर्ड यूज कर लिया तो नो सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इसके ब्रैकेट में E डैश, अब जाके इट इज डिफाइंड ओनली व्हेन इवेंट E इज डिफाइंड। बोलो समझ में आया ये सब जो भी लिखा है बोर्ड पे? यस सर। तो यहाँ पे जो मैं Yes, sir. कंप्लीट कर रहा था, ए एंड बी जो होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होंगे एक दूसरे के, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ईच अदर। ए बी का होगा और बी ए का होगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये भी तुम्हें पढ़ा है ना, डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ा होगा, ई डैश पे डैश लगा ले तो ई इटसेल्फ हो जाता है, ये पढ़ा है सबने डिमॉर्गन्स लॉ? सेट थ्योरी लगता है Yes. गोल, इनको याद है, बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम रिवाइज करेंगे। तो देखो कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट्री अगर बना लिया, मतलब एक तो वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट और उसका एक और कॉम्प्लीमेंट्री, तो खुद हो जाएगा सेट, समझ गए ना? जैसे मान लो ये हमारा ई सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाऊं तो इधर आओगे, और ई डैश का कॉम्प्लीमेंट्री बनाऊं तो फिर हमारा ई बन जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? ई अगर ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट हमारा 3 कॉइन को टॉस करने का है, सैंपल स्पेस हमने बना लिया, अब एक हम इवेंट डिफाइन कर रहे हैं, केवल एक हेड आना चाहिए, तो उस इवेंट के लिए क्या क्या आउटकम होंगे, ये सारे होंगे, है ना? अब मैं बोलूं इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाओ तो ये सारे बना लोगे। अब मैं बोलूं इस कॉम्प्लीमेंट्री का भी कॉम्प्लीमेंट्री बनाओ, कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो इस वाले में है वो सारे नहीं होने चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है ई का कॉम्प्लीमेंट्री ई डैश क्यों है, क्योंकि ई डैश का जो भी एलिमेंट है वो ई में नहीं है। अब मैं ई डैश का डैश बोलूं तो वो एलिमेंट्स जो ई डैश में नहीं है मतलब ई में है। आई होप कंफ्यूजन नहीं है इसमें कोई भी। तो ई डैश का डैश वो सेट खुद हो जाता है, सेट में भी करेक्ट है और यहां पे भी करेक्ट है, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री वो इवेंट खुद होता है ना? कॉपी करो, ये नीचे लिख लेना, ये वाला ये जो सर्कल किया है, ई डैश का डैश इक्वल टू ई, कॉपी करके बताओ फिर आगे चलेंगे। इसकी एक डेफिनेशन भी है, इसकी एक डेफिनेशन भी है, मतलब डेफिनेशन क्या, सेट बिल्डर फॉर्म में इसकी एक डेफिनेशन है। देखो सेट बिल्डर फॉर्म आई होप भूल नहीं गए हो, सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, याद है ना? तो सेट बिल्डर फॉर्म में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को कैसे डिफाइन किया गया वो देखो। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो ई डैश होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है ई डैश में वो सारे एलिमेंट होंगे एक्स सच दैट एक्स जो होगा वो सैंपल स्पेस का एलिमेंट तो होगा, बट ये एक्स एलिमेंट नहीं होगा किसका, ई का। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को डिफाइन करने का तरीका है, ठीक है? वो सारे एक्स जो एक्स सैंपल स्पेस में तो होंगे बट इवेंट के अंदर नहीं होंगे। ओके, तो ये कॉपी कर सकते हो, ये भी, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, 1 मार्कर क्या पता पूछ लिया जाए इस तरीके से, है ना? तो कॉपी करके इन्फॉर्म करो। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कंप्लीट कर लिया हमने, अब कुछ और छोटे छोटे टाइप ऑफ इवेंट करते हैं। देखो अब क्या है, अब हमारे पास एक ऐसा इवेंट है, फर्स्ट था कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, नंबर 2 कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को नंबर 1 मार्क कर लो, ठीक है? सेकेंड टाइप का इवेंट, इस इवेंट को बोलते हैं द इवेंट ए और बी। ये बहुत मजेदार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी बहुत अच्छा है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे। ए और बी, तो यहां से तुम्हारा क्लास 11th का शुरू होता है प्रोबेबिलिटी, इस टॉपिक से, सेकंड पॉइंट से, ठीक है? इसके पहले का सारा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तुम 10th में पढ़ के आए होगे या हल्का फुल्का याद जरूर होगा, या अगर डेफिनेशन नहीं पता हो तो उनको समझते जरूर होगे। अब देखो ए और बी ये क्या होते हैं, यूनियन से ये लिंक करता हुआ है, ए यूनियन बी जैसे निकालते हैं ना, तो ए यूनियन बी, जैसे मान लो कोई सैंपल स्पेस बनाया हमने 1 2 3 4 5 और 6,
एक सेट बनाते हैं इसका ए, मान लिया 1 3 4 और 6, दूसरा बनाया 2 3 4 5 और 6, इतने सारे बना लिए इसके। अब अगर मैं बोलूं ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में क्या करोगे, क्या करोगे ए यूनियन बी में? अच्छा, एक काम करो, मान लो एक एलिमेंट मुझे छोड़ना है, तो मान लो 2 मैं इसमें छोड़ रहा हूं, ठीक है। अब ए यूनियन बी में क्या करोगे, ए और बी में जो है वो मिला के लिख लोगे यहां पे, जैसे 1 3 4 5 6, यही तो होगा ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में आने वाले एलिमेंट क्या तुम श्योर कर सकते हो? जैसे मैं पूछूं ए और बी में कवर कर लूं, मैं तुम्हें सिर्फ ए यूनियन बी दिखाऊं और बोलूं कि 1 किस में रहा होगा, क्या बोलोगे? तुम्हें मैं ए और बी नहीं दिखा रहा हूं, ये मान लो मैंने कवर कर दिया, तुम देख नहीं सकते हो, ओके। अब तुम में से मैं पूछूं कि 1 किस में रहा होगा, क्या बोलोगे? बताओ, मैं सुनना चाहता हूं, क्या बोलोगे? ए 1 ए, ए और बी। ए और बी, या तो ए में या फिर बी में, ए या बी बोलेंगे ना हिंदी में, ए या बी, या हिंदी वाला मतलब और, ऐसे होगा ना। 1 किस में रहा होगा, या तो ए में रहा होगा या फिर बी में रहा होगा, तो ए और बी। ये वाली बात समझ में आ रही है? ये वाली बात समझ में आ रही है? ए और बी का क्या मतलब हुआ? हम श्योर नहीं कर सकते कि 1 किस, या तो हम देख रहे हो तब तो श्योर कर देंगे। मैं पूछूं 5 किस में रहा होगा, या तो ए में होगा या तो बी में होगा, दोनों में भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। ए यूनियन बी का काम वही है। ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी में वो सारा एक्स होता है जो एक्स या तो ए का एलिमेंट हो या फिर और, हिंदी वाला और नहीं, ओ आर, और वो बी का एलिमेंट हो। यही तो होता है ए यूनियन बी की सेट बिल्डर फॉर्म में एक डेफिनेशन होती है। तो ये भी कुछ वैसा ही है, ये भी कुछ वैसा ही है। अब देखो इसको कैसे डिफाइन किया गया है। इफ the union of two sets A and B is denoted by A union B contains all the elements which are in A or B. The event E equal to A union B is called A और B। ठीक है, तो A यूनियन B जो हमारा इवेंट होगा उसी को बोलेंगे A और B। अब इसका यही डेफिनेशन लिखेंगे हम, सेट बिल्डर फॉर्म वाला जो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। E में वो सारा x होगा जो x A में हो या फिर B में हो। ठीक है, तो ये हो गया RHS वाला, राइट हैंड साइड वाला एग्जांपल के थ्रू, और ये उसका डेफिनेशन विथ प्रॉपर सेट बिल्डर फॉर्म डेफिनेशन। ठीक है, A और B हो गया। नेक्स्ट है द इवेंट A एंड B। A एंड B, ये इवेंट है A एंड B, मतलब ऐसा आउटकम जो A में भी हो B में भी हो, वो है A एंड B। तो ये हमारा इंटरसेक्शन से बनता है ना। ये किससे बनता है? इंटरसेक्शन से। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B is denoted by A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन और यूनियन का साइन सबको पता होना चाहिए। यूनियन ऐसे होता है और ये इंटरसेक्शन होता है ना। यू के जैसा नहीं होता है, थोड़ा सा एक इस तरीके से होता है। तो A इंटरसेक्शन B हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अब
अगर हम इवेंट को बना लें ए इंटरसेक्शन बी, कोई इवेंट हम डिफाइन कर लें ए इंटरसेक्शन बी, तो ये होगा हमारा इवेंट ए एंड बी इज कॉल्ड इवेंट ए एंड बी। ये इवेंट है ए एंड बी। अब इसको डिफाइन किया है तो फिर देखो सेट बिल्डर फॉर्म में ए इंटरसेक्शन बी का डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, एक्स सच दैट x belongs to A and x belongs to B। ये होता है A इंटरसेक्शन B का मतलब। समझ आ रही है बात? इन दोनों को समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक डाई को 2 बार थ्रो कर रहे हैं, throwing a die twice, एक डाई को 2 बार थ्रो कर रहे हैं, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? देखो 36 आउटकम्स होंगे टोटल, 36 आउटकम्स होंगे 1 1 1 2 1 3। मैं सारे नहीं लिख रहा हूं क्योंकि लास्ट टाइम पे लिखा था हमने, एंड करेगा 6,6 पे। टोटल 36 आउटकम्स बनेंगे, 6 का पावर 2 है ना। अब इसमें मैं बोलूं कुछ सैंपल, कुछ मैं आउटकम्स इसके कलेक्ट कर रहा हूं, कुछ इवेंट बना रहा हूं। मैं बोलता हूं स्कोर ऑन द फर्स्ट डाई इज 6। फर्स्ट डाई पे 6 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या क्या फेवरेबल आउटकम्स होंगे? पहला होगा 6,1, 6,2, पहले थ्रो पे 6 आना चाहिए, तो 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6। ये हमारा एक इवेंट हो गया। मैं एक दूसरा इवेंट बनाऊं बी, एक दूसरा इवेंट बनाऊं बी, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इसको डिफाइन कर रहे हैं सम ऑफ, मान लिया सम ऑफ 2 स्कोर्स इज एट लीस्ट 11। दोनों स्कोर्स का सम एटलीस्ट 11 हो। चलो बताओ जरा क्या क्या आउटकम्स होंगे? बताओ जरा क्या क्या होंगे? सारे सैंपल स्पेस में सोचो किसका सम एटलीस्ट 11 होगा। देखो 5,6। वेरी नाइस, परफेक्ट। 5,6 से स्टार्ट होगा क्योंकि 5,5 तक जाओगे तो 10 रहेगा सम, तो 5,6 ये पहला होगा। फिर 6,1 नहीं होगा, 6,2 वही, 6,5 6,6। बस ये 3 होंगे ना। तो ये देखो दोनों अलग अलग इवेंट हैं, दोनों का हो सकता है कोई एलिमेंट सेम हो सकता है ना भी सेम हो। इन दोनों का यूनियन सैंपल स्पेस ना बने, ऐसा भी हो सकता है। इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई आ जाए या फाई ना आए, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। ओके, अब इसमें क्या है, मैं एक दूसरा सेट बनाता हूं ए और बी को यूज करके। देखना कैसे बनाता हूं, तुम्हारे सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मैं एक दूसरा सेट बनाता हूं ई, और मैं ये बोलता हूं इस सेट को डिफाइन कैसे कर रहे हैं। देखो इस सेट को डिफाइन कर रहे हैं स्कोर ऑन द फर्स्ट थ्रो या फर्स्ट रोल करने पे is 6, score on the first throw is 6, and the sum of both scores at least 11। तो क्या ये हमारा A इंटरसेक्शन B नहीं है? ये जो इवेंट मैंने बनाया है यही तो हमारा A इंटरसेक्शन B है। मैं कहने का मतलब दोनों में जो एलिमेंट है वो चाहता हूं, तो दोनों में जो एलिमेंट मिलेंगे उनकी क्या प्रॉपर्टी वो पोजेस करेंगे? वो एलिमेंट जो इन दोनों में मिलेंगे वो कौन सी प्रॉपर्टी पोजेस करेंगे? पहली प्रॉपर्टी ये होगी कि उनका फर्स्ट एलिमेंट 6 होगा, और दूसरी प्रॉपर्टी ये होगी बी वाली प्रॉपर्टी कि उनके स्कोर्स का सम 11 होगा एटलीस्ट, है कि नहीं? तो ए यूनियन बी में कौन कौन से होंगे? चलो देखो दोनों में कौन कौन से हैं।
ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से होंगे? ये दोनों होंगे ना, क्योंकि दोनों में पहला 6 है, तो इसमें होंगे हमारे 6,5 पहला एलिमेंट और 6,6 दूसरा एलिमेंट। क्या ए इंटरसेक्शन बी क्लियर हुआ? द इवेंट ए एंड बी क्लियर हुआ? Yes, sir. तो ये जो 6,5 है वो ए में भी होगा बी में भी होगा। कैसे होगा? देखो पहला एलिमेंट 6 है तो ए में तो होगा पक्का, इनका सम 11 है तो बी में भी होगा पक्का। इसको देखो 6,6 को पहला एलिमेंट 6 है तो ए में तो पक्का होगा, क्योंकि ए जो प्रॉपर्टी चाहता है वो क्या बोल रहा है कि पहला एलिमेंट 6 होना चाहिए। तो ये जो अगर 6 के साथ स्टार्ट हो रहा है इसको तो ए में होना पड़ेगा, और 6 + 6 11 से बड़ा है, एटलीस्ट 11 तो है ना, तो ये बी में भी लाई करेगा। तो यही वो दोनों एलिमेंट है जो ए में भी है और बी में भी है। इन्हीं को हम बोलते हैं, इस इवेंट को बोलते हैं, ई जो लिखा है ना, ई ए इंटरसेक्शन बी, इसी को हम बोलते हैं इवेंट ए एंड बी। ये हमारा एक इवेंट है। चलो यहां तक कॉपी कर लो। अभी तो वैसे कुछ और भी इवेंट्स बाकी हैं, तो आज हम यहीं पे रखते हैं। डेफिनेशंस आई होप सबको सब क्लियर है। अगर एक बार में क्लियर ना हुई हो तो डेफिनेशन को पढ़ पढ़ के और समझ लेना। अगली क्लास पे हम इस टॉपिक को, मतलब थ्योरी वाला पार्ट खत्म करेंगे और शायद हम 16.2 में एंटर भी कर जाएंगे नेक्स्ट क्लास पे, ठीक है। और एक और क्लास लगेगी जहां पे हम इसको खत्म भी कर लेंगे। तो अभी 2 क्लास 16.2 तक खत्म करने में हमको और लगने वाली है। ये कंप्लीट करो, कॉपी करके जा सकते हो।